हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारा सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर पढ़ेंगे हम लोग 6। इससे पहले हम लोगों ने 5th लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। 5th लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट। कहाँ पे हम आके रुके थे? तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक्सटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में नहीं होता है, वो या तो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होगा या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जो कार्बोहाइड्रेट रिच जोन होगा, यानी वैसा रीजन जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट होगा, उस रीजन को ग्लाइकोकैलिक्स या फिर सेल कोट कहेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है उसको लैक्टिन्स कहते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़ता है, देन कार्बो या लिपिड से जुड़ता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइको लिपिड बनाता है। इसके लिए कोवेलेंट बॉन्ड का यूज होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट जो है वो कोवेलेंटली लिंक्ड होता है प्रोटीन या फिर लिपिड से। प्रोटियोग्लाइकेंस जो है ये कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकेंस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोटियम जो है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन ये एक मतलब इस जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कोर से बाइंड करेगा तो वो हो गया आपको प्रोटियोग्लाइकेन। जिसका फंक्शन क्या क्या था कार्बोहाइड्रेट का? सेल रिकॉग्निशन में, सेल एडिशन में, सेल इंट्रैक्शन, अनवांटेड इंट्रैक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है, या जो है ये सेल पैथोजन इंट्रैक्शन में जो है वो करता है, और फिजिकल बैरियर के रूप में भी ये अपना रोल प्ले करता है, और मैकेनिकल एंड केमिकल के अगेंस्ट भी मतलब इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ चीज़ें थी। अब हम लोग डील करते हैं आगे की टॉपिक्स को। एंड आज हमारा 6वां लेक्चर है, दैट इज 6th लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो मेम्ब्रेन है उसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्या किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी मतलब सम सब्सटेंस, और परमिएबल यानी कि पास होने देना। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कुछ ही सब्सटेंस को जो आउटर सरफेस से इनर सरफेस में पास होने देता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लाइपोप्रोटीनस इन नेचर होता है, यानी लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। जो इसके मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जो कि हमने बताया। और किस किस चीज़ को ये जो है पास करेगा, परमिएबल करेगा, स्लाइटली परमिएबल करेगा, या फिर परमिएबल नहीं करेगा, यानी पास होने नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, है ना। तो सेलेक्टिवली परमिएबल कौन होगा? ठीक है, कुछ ही सब्सटेंस होगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास कर पाएगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद परमिएबल कौन कौन से होंगे? जो नॉन पोलर है, ठीक है, अनचार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कुछ गैसेस लाइक O2, CO2, स्टेरॉइड्स। तो दिस आर द परमिएबल सब्सटेंस विच अलाउ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, राइट। तो जो परमिएबल होगा वो कौन कौन सा होगा? नॉन पोलर होगा, अनचार्ज मॉलिक्यूल्स होगा, जिसमें कि कुछ गैसेस आते हैं जैसे O2, CO2, स्टेरॉइड्स, ठीक है। उसके बाद कुछ स्लाइटली परमिएबल होगा। स्लाइटली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि वो जिस सब्सटेंस को पास कर रहा है उसको थोड़ा सा मतलब कुछ ही उसको जो है पास कराएगा, और उसमें से कुछ जो है वो उसको बाहर कर देगा, ठीक है, पास नहीं कराएगा। तो स्लाइटली परमिएबल होता है। अभी हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे कि स्लाइटली परमिएबल कैसे होता है। तो स्लाइटली परमिएबल कौन कौन सा होते हैं? स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि वाटर एंड यूरिया। जैसा कि आपको पता है कि वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, राइट। तो पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर और यूरिया अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, वो भी स्मॉल, नॉट अ लार्ज। स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर एंड यूरिया को ये स्लाइटली परमिएबल करता है। नेक्स्ट जो आता है वो है नॉन परमिएबल, दैट इज आयंस।
लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स को ये जो आयंस होते हैं एंड लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको ये पास करने नहीं देता है। इसके लिए ये नॉन परमिएबल, यानी कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन परमिएबल की तरह काम करता है। ये आयंस जो है नॉन परमिएबल है, इनको पास होने नहीं देता है। तो जैसे कि ये मान लेते हैं, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, बायो मेम्ब्रेन है, या फिर कह लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। जैसे कि यहाँ पे हमने ये परमिएबल जो चीज़ परमिएबल है वो देखे यहाँ पे है, जो स्लाइटली परमिएबल है वो यहाँ है, ठीक है। जो बिल्कुल ही परमिएबल नहीं है, नॉन परमिएबल है, वो यहाँ पे नीले कलर के एरो से दिखाया गया है। तो जैसे कि CO2 है, N2 है, दूसरा कलर ले लेते हैं, रुकिए। ठीक है, जैसे कि CO2 है, N2 है, O2 है, तो ये क्या है, गैसेस है। और हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर या स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये जो है ये इस आउटर साइड वाला रीजन है, ठीक है। तो आउटर साइड से इनसाइड की ओर ये पास करेगा, दैट मीन्स कि दीज आर द परमिएबल मॉलिक्यूल, दैट इज CO2, N2, O2, these are the gases and some hydrophobic non-polar molecules and the steroid hormones, जो ये है वो पास होंगे, परमिएबल होते हैं। जो स्मॉल अनचार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि इथेनॉल जो हो गया, वो भी परमिएबल होता है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये पास करेगा इजीली। नाउ उसके बाद आते हैं हम जो स्लाइटली परमिएबल है, यानी कम परमिएबल है, ये पूरा का पूरा परमिएबल नहीं शो करता है, यानी पूरा का पूरा ये पास नहीं होता है फ्रॉम आउटसाइड मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन टू द इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। तो कौन है स्लाइटली परमिएबल मॉलिक्यूल्स, वाटर है, यूरिया है, ग्लाइसरॉल है, NH3 है, ठीक है। तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर स्लाइटली परमिएबल। Next, which are completely non-permeable, that ions large polar molecules, which are the large uncharged polar molecules, that is glucose, fructose, etc. ठीक है, तो इस तरह से जो लार्ज और अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास नहीं करते हैं, जबकि जो कुछ यहाँ पे जो आयंस हैं जैसे कि पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, HPO4, ठीक है, Na+ आयन, तो ये सभी जो है 1 मिनट, तो ये सभी जो हैं ये सभी भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास नहीं करते हैं। उसके बाद आता है चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, ये भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास नहीं करते हैं। तो चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, एमिनो एसिड, ATP, G6P क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में देखा होगा। ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लाइकोलिसिस का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, एमिनो एसिड है, ATP है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड है। तो ये सभी चीजें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है पास नहीं हो सकती है। ये कुछ डायग्राम के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है कि कौन कौन से सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि कैन पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कौन परमिएबल है यानी कि इजीली पास कर सकता है मेम्ब्रेन से, ठीक है, दैट आर द परमिएबल, एंड कौन है जो कि स्लाइटली परमिएबल है, एंड कौन से आयंस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नॉन परमिएबल है, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब जब इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी हम लोग देखेंगे, यानी कि किसकी जो है परमिएबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लोग जो है देखेंगे कि कौन सबसे परमिएबल है या कहाँ पे किसकी परमिएबिलिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी परमिएबिलिटी सबसे कम है। तो इस बेसिस पे यानी कि परमिएबिलिटी के बेसिस पे जो है ये वाला जो आपको शो करा जा रहा है, ये चीज़ें वो परमिएबिलिटी के बेसिस पे है, ठीक है। अभी आपको डायग्राम दिखा दिया, एक बार और देख लीजिए आप डायग्राम। चलिए, यहाँ परमिएबल है, ये परमिएबल है, स्लाइटली परमिएबल है, ये देखिए।
जो परमिएबल है वो कौन है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, परमिएबल कौन है यहाँ पे, स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देख लीजिए डायग्राम। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नॉन पोलर है, ठीक है, उसकी परमिएबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। जो नॉन पोलर है उसकी परमिएबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ देखिए नॉन पोलर है और सबसे पहले इसको हमने रिप्रेजेंट किया है, दैट इज मोर परमिएबल, यानी कि इसके पास ज्यादा परमिएबिलिटी होगा। मोर परमिएबल होगा कौन, नॉन पोलर। उससे कम परमिएबल कौन होगा, स्मॉल अनचार्ज पोलर। कौन होगा, स्मॉल अनचार्ज पोलर। इससे कम किसकी परमिएबिलिटी होगी, लार्ज अनचार्ज पोलर की। इससे कम परमिएबिलिटी किसकी होगी, पोलर चार्ज की। इससे कम परमिएबिलिटी किसकी होगी, आयंस की, राइट। तो ये परमिएबिलिटी, यानी कि यदि हम नॉन पोलर से पोलर की ओर चले हम परमिएबिलिटी के केस में, तो परमिएबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो नॉन पोलर के केस में जो परमिएबिलिटी है वो हाई है। जब हम नॉन पोलर से पोलर की ओर चले तो परमिएबिलिटी धीरे धीरे कम हो गई, इस साइड पे लो परमिएबिलिटी है। यानी कि अगर हम नॉन पोलर से पोलर की ओर चल रहे हैं, मतलब अगर इसकी परमिएबिलिटी के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परमिएबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यदि हम इधर से बात करें तो आयन से ज्यादा परमिएबिलिटी किसकी होती है, पोलर चार्ज की। पोलर चार्ज से ज्यादा परमिएबिलिटी किसकी होती है, लार्ज अनचार्ज पोलर की। इससे ज्यादा परमिएबिलिटी किसकी होती है, स्मॉल अनचार्ज पोलर की। और इससे ज्यादा परमिएबिलिटी किसकी होगी, नॉन पोलर की। इट मीन्स कि हाइयर परमिएबिलिटी कौन शो करता है, नॉन पोलर। लोअर परमिएबिलिटी कौन शो करता है, आप कह सकते हैं पोलर चार्ज या आयंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए प्योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर टू वेरियस मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, जो अब आते हैं जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है वो उसमें दो तरीके का जो है मतलब चीजें यूज होती है। एक होता है ट्रांसपोर्टर, ठीक है, दूसरा होता है चैनल। एक होता है ट्रांसपोर्टर और दूसरा होता है चैनल। यानी मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट होगा वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो गया ट्रांसपोर्टर के द्वारा और एक हो गया चैनल के द्वारा ट्रांसपोर्ट कराना, और दूसरा ट्रांसपोर्टर के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट कराना। तो जो ट्रांसपोर्टर होता है वो क्या है कि ये स्पेसिफिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास कराता है। यानी ट्रांसपोर्ट जो है दो तरीके से हो सकता है। एक ट्रांसपोर्टर करवा सकता है ट्रांसपोर्ट और दूसरा चैनल ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। तो जो ट्रांसपोर्टर है वो स्पेसिफिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट कराएगा, जबकि जो चैनल है वो वाटर और कुछ स्मॉल इनऑर्गेनिक कुछ स्मॉल इनऑर्गेनिक आयन को ही पास कराएगा। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टर होता है इट मे बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इट मे बी ट्रांसपोर्ट बाय पैसिवली। तो जो ट्रांसपोर्टर होता है वो दो ट्रांसपोर्ट करता है, वो दो तरीके से कर सकता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। ठीक है, जबकि चैनल जो होता है वो ऑलवेज पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है, ऑलवेज पैसिव, हमेशा ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किस किस के द्वारा होता है, ट्रांसपोर्टर के द्वारा, चैनल के द्वारा। ट्रांसपोर्टर स्पेसिफिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही पास कराता है, जबकि चैनल वाटर और स्मॉल इनऑर्गेनिक आयंस को पास कराता है। ट्रांसपोर्टर जो है वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट, जबकि चैनल जो होता है वो सिर्फ हमेशा जो है क्या करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही कराता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड हम लोग इसको डिटेल में चलेंगे लेकर के। चलिए, ये थोड़ा सा चार्ट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एंड इसी चार्ट को हम लोगों को पढ़ना है 1 बाय 1 करके। तो सब्र रखिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो घबराइएगा मत देख करके, बहुत ही मतलब इजीली तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगी एंड आपको समझ आएगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, बस आप ध्यान से जो है पढ़ना।
तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरीके का हो गया, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ए लिखा हुआ मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करता है, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करता है बाय पंप, यानी कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये पंप मीडिएटेड होता है। क्या होता है? पंप मीडिएटेड होता है, यानी इसका जरिया क्या होता है, किसके थ्रू करेगा ट्रांसपोर्ट, तो पंप की, ठीक है। तो जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ पंप। इट मीन्स कि पंप मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है, ये हमेशा एक्टिव होगा, राइट। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन होता है, एटीपीएस ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ेंगे एटीपीएस ट्रांसपोर्ट के बारे में। एटीपीएस ट्रांसपोर्ट कितने तरह का होता है, तो एटीपीएस ट्रांसपोर्ट जो है कुछ हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो एटीपीएस ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, पी टाइप एटीपीएस ट्रांसपोर्ट, वी टाइप एटीपीएस ट्रांसपोर्ट, एफ टाइप एटीपीएस ट्रांसपोर्ट एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर एटीपीएस, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, पी टाइप एटीपीएस, वी टाइप एटीपीएस, एफ टाइप एटीपीएस एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर एटीपीएस, ठीक है। तो ये एटीपीएस ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है, और क्या क्या चीजें होती है हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो दूसरा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा पार्ट क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है एंड ये कैरियर मीडिएटेड होता है, जबकि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पंप मीडिएटेड, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कैरियर मीडिएटेड। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से आते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एटीपीएस ट्रांसपोर्ट का चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हम लोग देख रहे हैं एंड ये एग्जांपल में हो गया सोडियम एंड ग्लूकोज सिम्पोर्ट, लैक्टोज परमिएज। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अब आते हैं हम लोग एक्टिव देख लिए हम लोग, एक्टिव दो तरीके का, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैं बार बार बोल रही हूँ, यानी कि सुनने का मतलब आपको याद हो जाना। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट पंप मीडिएटेड होता है, डायरेक्ट होता है, हमेशा एक्टिव होता है। एटीपीएस ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, पी टाइप, एफ टाइप, एबीसी ट्रांसपोर्टर। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इनडायरेक्ट होता है, कैरियर मीडिएटेड होता है, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट है एंड लैक्टोज परमिएज है। अब आते हैं दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। यानी कि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। तो ठीक है, उसके बाद आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो तरीके से होता है, या तो कैरियर के द्वारा होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या फिर चैनल के द्वारा होगा। जो कैरियर होता है वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। जो इसका एग्जांपल यदि कैरियर का दे तो GLUT1 दैट इज द यूनिपोर्ट होता है, ठीक है, यानी ये सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो GLUT1 हो गया एंड इट इज अ कैरियर, मतलब कैरियर के थ्रू जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा वो। चैनल जो होता है वो हमेशा पैसिव होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद जो चैनल होता है वो चैनल में भी दो तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट देखा जाता है, जैसे एक्वापोरिन के थ्रू और आइनोफोर्स के थ्रू। एक्वापोरिन आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो एक्वापोरिन के थ्रू और आइनोफोर्स के थ्रू। तो आइनोफोर्स कौन कौन से हैं, वेलिनोमाइसिन, FCCP, ग्रामेसिडिन A, A23187, दिस आर द आइनोफोर्स। नाउ कम्स एट द एक बार और से रिपीट करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो सिंपल हो सकता है या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है।
फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो कैरियर के द्वारा हो सकता है या फिर चैनल के द्वारा हो सकता है। कैरियर एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। इसका एग्जांपल हो गया GLUT1 जो कि यूनिपोर्ट होता है, एक ही डायरेक्शन में जो है ट्रांसपोर्ट कराता है। जो चैनल होता है वो हमेशा पैसिव होगा, एंड चैनल बाय दी एक्वापोरिन्स के थ्रू हो सकता है ट्रांसपोर्ट, बाय दी आइनोफोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है। आइनोफोर्स कौन कौन से हैं? वेलिनोमाइसिन, FCCP, ग्रामेसिडिन A and 823187। दिस इज नॉट एन मोबाइल नंबर या STD नंबर, ठीक है, ये आइनोफोर्स है। चलिए, तो हम लोग अभी स्टार्ट जो करेंगे ना, कहाँ से करेंगे? हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, राइट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका मूवमेंट होगा अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन from lower concentration to higher concentration, that is against the concentration gradient, and here ATP is consumed, that is utilized, and here specific carrier is required। that means the active transport जो होता है वो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन में कराता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यानी जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर वाटर जहाँ पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है, हम वहाँ पे नाली लगा दें या जो है पाइप बिछा दें, तो वाटर किधर से किधर आएगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे कोई चीज मूव करेगा तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा रहा है, इसी को कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी के लिए टर्म यूज किया जाता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। तो जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक स्पेसिफिक कैरियर की ज़रूरत होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है पंप मीडिएटेड काम कर रहे हैं, कुछ कैरियर मीडिएटेड काम कर रहे हैं, तो इसलिए स्पेसिफिक कैरियर की ज़रूरत होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, एटीपी पावर पंप मीडिएट काम करता है। मतलब अभी जो बताया हमने कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था उसमें जो पंप मीडिएटेड काम कर रहा था, ये रहा पंप मीडिएटेड काम हो रहा है। एटीपी पावर पंप मीडिएट काम कर रहा है, जिसमें कि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसके पास एक या एक से ज़्यादा एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है। एटीपी इससे बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद फिर पंप मीडिएटेड जो वर्क होना है वो होता है, ठीक है, जिसमें कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, राइट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या हो गया? सोडियम पोटासियम पंप, कैल्शियम पंप और एटीपीएस ट्रांसपोर्ट। क्या हो गया? एटीपीएस ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एटीपी पावर्ड होता है और पंप मीडिएटेड काम करता है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? सोडियम पोटासियम पंप, ठीक है, राइट। क्या हो गया इसका एग्जांपल? सोडियम पोटासियम पंप, ठीक है। दूसरा हो गया कैल्शियम पंप, तीसरा हो गया एटीपीएस ट्रांसपोर्ट। एटीपीएस ट्रांसपोर्ट में हम देखें एटीपीएस ट्रांसपोर्ट कौन कौन सा होता है, तो एटीपीएस ट्रांसपोर्ट होता है पी एटीपीएस, वी एटीपीएस, एफ एटीपीएस, एबीसी ट्रांसपोर्टर। क्या एटीपीएस ट्रांसपोर्ट कौन कौन से है? पी एटीपीएस, वी एटीपीएस, एफ एटीपीएस, एबीसी ट्रांसपोर्टर, राइट। ये हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आते हैं हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, राइट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर मीडिएटेड होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डील किया है ये चीजें। कैरियर मीडिएटेड होता है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ऑब्वियसली हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एटीपी का यूज होता है।
यहाँ पे तो ये ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कैसा होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में को ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है। को ट्रांसपोर्टर क्या है, को ट्रांसपोर्टर दो तरीके से होता है, एक सिंपोर्ट एक एंटीपोर्ट। तो सिंपोर्ट क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो उसको कहते हैं सिंपोर्ट, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको कहेंगे एंटीपोर्ट। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यदि इस इधर से मॉलिक्यूल्स इस तरीके से मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं तो दोनों का एरो आप लोग बताइए कि किधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में है, एरो जो है वो किधर है, एरो किधर है, सेम डायरेक्शन में है। तो जब एरो सेम डायरेक्शन में है यानी कि क्या हो रहा है, ये सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिंपोर्ट ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो को ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, एक सिंपोर्ट और दूसरा एंटीपोर्ट। तो सिंपोर्ट क्या हुआ कि अगर सेम डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं दैट इज द सिंपोर्ट, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये जो है मान लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड 1 मिनट, ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस टू दिस, इस तरीके से जब हो रहा है तो एक एरो नीचे की ओर है, दूसरा एरो ऊपर की ओर है, तो दोनों एरो क्या अपोजिट है कि नहीं है, तो दोनों एरो जब अपोजिट है तो ये इस तरीके का जो को ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या कहलाता है, एंटी ट्रांसपोर्ट। व्हेन द एरो इज इन डिफरेंट डायरेक्शन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो हो गया एंटी पोर्ट, यदि सेम डायरेक्शन में तो सिंपोर्ट। आई थिंक क्लियर होगा, ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर मेडिएटेड होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एटीपी का यूज होता है, ऑब्वियसली एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट दो तरीके का को ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, को ट्रांसपोर्टर दो तरीके से होता है, एक सिंपोर्ट एक एंटीपोर्ट। यदि सेम डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो सिंपोर्ट, यदि अपोजिट डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो एंटीपोर्ट। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में एग्जाम्पल हो गया सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्टर, लैक्टोज परमिएज सिंपोर्टर, जो कि है प्रोटोन लैक्टोज भी कहते हैं इसको। तो एग्जाम्पल में कौन कौन सा हो गया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्टर एंड लैक्टोज परमिएज सिंपोर्टर या प्रोटोन लैक्टोज। तो ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से एक एक करके जो है पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन वी स्विच ऑन दी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला डील करेंगे पी एटीपेज को। तो पी एटीपेज के बारे में पढ़ते हैं कि पी एटीपेज क्या है। पी एटीपेज किस में पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एटीपेज में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो पी एटीपेज होता है ये सिर्फ आयंस को ही ट्रांसपोर्ट करता है, किस कहाँ 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 ट्रांसपोर्ट करता है आयन को, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो पी एटीपेज जो है सिर्फ आयंस को ट्रांसपोर्ट करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसके पास दो आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, एंड 2 बीटा सब यूनिट्स होते हैं। 2 अल्फा सब यूनिट सेम सेम एंड 2 बीटा सब यूनिट सेम सेम। तो ये सेम पिंच वाला खेला यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास जो अल्फा सब यूनिट होगा बीटा सब यूनिट होगा, तो अल्फा सब यूनिट 2 होगा, बीटा सब यूनिट भी 2 होगा। तो इस तरीके से अल्फा 2 एंड बीटा 2, ठीक है, अल्फा 2 एंड बीटा 2 यानी कि दो सब यूनिट अल्फा का एंड 2 बीटा का होगा। जो ये अल्फा सब यूनिट होता है, ये अल्फा सब यूनिट लार्ज होता है एंड कैटालिटिक होता है। ठीक है, जबकि जो ये बीटा सब यूनिट होता है वो स्मॉल होगा और रेगुलेटरी होगा। ठीक है, तो 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स हो गए, इच एंड अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट। ठीक है, जिसमें से अल्फा सब यूनिट लार्ज होगा एंड कैटालिटिक नेचर का होगा, एंड बीटा सब यूनिट जो है वो स्मॉल होगा, रेगुलेटरी सब यूनिट का होगा। और
ये दोनों सब यूनिट यानी कि अल्फा एंड बीटा सब यूनिट मिलेंगे तो ये बना लेंगे क्या, टेट्रामर स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे, टेट्रामर स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो अल्फा सब यूनिट होता है सबसे पहले ये फॉस्फोरिलेट होता है, यानी कि फॉस्फेट आकर के ऐड होता है अल्फा सब यूनिट पे, ठीक है। तो इसीलिए इस एटीपेज का जो नामकरण किया गया वो पी क्लास में यानी पी एटीपेज रखा गया है। और जो आयन मूव करता है वो फॉस्फोरिलेटेड सब यूनिट के द्वारा करता है। तो फॉस्फोरिलेटेड सब यूनिट कौन है, अल्फा 2, यानी कि मतलब अल्फा 2 मतलब अल्फा सब यूनिट, ठीक है। तो अल्फा सब यूनिट पे ही फॉस्फोराइलेशन होता है एंड जिससे कि फॉस्फेट का एडिशन होता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज ए पी क्लास एंड पी एटीपेज। एंड जो आयंस होता है वो फॉस्फोराइलेटेड सब यूनिट के थ्रू ही जो है मूव करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट एटीपेज है यानी कि पी एटीपेज जो पढ़ रहे हैं ये क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है उसको मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में आते हैं कि पी एटीपेज कौन कौन से होते हैं। तो पी एटीपेज जैसे कि सोडियम पोटासियम पंप, एक मिनट, जैसे कि सोडियम पोटासियम पंप। सोडियम पोटासियम पंप किस में प्रेजेंट होता है, हायर यूकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं पी एटीपेज, किसका एग्जांपल, पी एटीपेज का एग्जांपल, ठीक है। पी एटी का एग्जांपल में कौन सा एग्जांपल, सोडियम पोटासियम पंप। क्या पढ़ रहे हैं, सोडियम पोटासियम पंप किस में प्रेजेंट होता है, ये हायर यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, पीएम ऑफ हायर यूकैरियोट्स यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हायर यूकैरियोट्स पे प्रेजेंट होता है। जो कैल्शियम पंप होता है, कैल्शियम पंप किस में प्रेजेंट होता है, सभी यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। दूसरा कैल्शियम पंप कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन में, मसल्स वाले रीजन में भी कैल्शियम पंप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन पोटासियम पंप कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, तो इसको यहाँ जो लिखा हुआ है एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन स्टमक लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। उसके बाद आता है H+, ठीक है। तो H+ वो क्या है, कहाँ किस में प्रेजेंट होता है, वो प्लांट्स एंड फंजाई के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। तो पी एटीपेज का एग्जांपल कौन कौन से हो गया, सोडियम पोटासियम पंप हो गया, कैल्शियम पंप हो गया, हाइड्रोजन पोटासियम पंप हो गया, हाइड्रोजन पंप हो गया। तो सोडियम पोटासियम पंप किस में प्रेजेंट होगा, हायर यूकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कैल्शियम पंप किस में प्रेजेंट होगा, सभी यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एंड जो कैल्शियम पंप जो और प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कहाँ पे, मसल्स में। हाइड्रोजन पोटासियम पंप कहाँ प्रेजेंट होता है, मैमेलियन स्टमक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। और H+ पंप कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई, यानी फंजा और प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। तो ये जो इसका कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, पी एटीपेज का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसके पास जो बाइंडिंग साइट्स होता है, एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमने नहीं लिखा है क्या, एटीपी बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो है एटीपी बाइंडिंग साइट्स होते हैं, जहाँ पे ये अल्फा सब यूनिट हो गया, ये बीटा सब यूनिट हो गया, ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है ये आपको हो गया बीटा सब यूनिट, और ये वाला जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो क्या हो गया, अल्फा सब यूनिट। यहाँ पे अल्फा सब यूनिट जो होता है इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एटीपी आकर के बाइंड करता है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है एंड देन जो है चीज़ें परफॉर्म होती है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा, देखिए यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, और उसके बाद प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा जाता है। इस तरीके से एटीपी बाइंडिंग साइट अल्फा सब यूनिट के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया पी एटीपेज, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा।
यदि आप लोग को कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछा कीजिए, ठीक है। डाउट उसी को नहीं आता है जो पढ़ता लिखता नहीं है, जो पढ़ेगा उसको डाउट आता ही आता है, ठीक है। ये हो गया P80 पेज। अब P80 पेज में हम लोगों ने एग्जाम्पल जो है देखा कौन कौन सा, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप और हाइड्रोजन पंप। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है। सोडियम पोटेशियम पंप के पास अभी अल्फा 2 बीटा 2 से ये कंपोज होता है, यानी बना हुआ होता है, और ये टेट्रामर फॉर्म करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। तो ट्रांसपोर्ट के दौरान क्या होगा कि 3 सोडियम बाहर जाता है, उसके बदले 2 पोटेशियम अंदर आता है। 3 सोडियम जब बाहर जाएगा तब 2 पोटेशियम अंदर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम पे फोकस कीजिए, ये है हमारा जो पंप, ये है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, राइट। ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ATP, देखिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं किस में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो ATP का यूटिलाइज होगा, यानी ATP हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, यानी कि लो से हाई की तरफ मूव कर रहा है। लो से किसकी तरफ मूव कर रहा है, किसकी तरफ कर रहा है, हाई की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो सोडियम यहाँ पे बाहर निकला है, 3 सोडियम बाहर निकला है, ये आउटसाइड है। 3 सोडियम बाहर निकला है, तो 3 सोडियम बाहर निकला है, यानी कि ये अपने कहाँ आया है, हाई कंसंट्रेशन में आया है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, और यहाँ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन था, ठीक है। और यहाँ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सोडियम आयन आया। तो लो कंसंट्रेशन से जब 3 सोडियम आयन बाहर आया, तो इसके बदले में यहाँ से 2 पोटेशियम आयन जो है अंदर आएगा। तो पोटेशियम आयन का एरो देखिए किधर है, इधर है, और हो क्या रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कहाँ से कहाँ मूव करेगा, लो से हाई मूव करेगा। तो ये साइड क्या होगा, लो कंसंट्रेशन होगा, किसका, किसका, K+ आयन का लो कंसंट्रेशन होगा, और हाई कंसंट्रेशन कहाँ होगा, इनसाइड द सेल। हाई कंसंट्रेशन ऑफ किसका, पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है K+ जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आ रहा है इधर की ओर, और ये सोडियम जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में यहाँ पे जा रहा है। तो ये जब 3 सोडियम आयन जो है 3 सोडियम आयन ये अंदर से बाहर आता है, तब जाकर के 2 पोटेशियम आयन बाहर से अंदर आता है। और इस दौरान ATP जब लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है तो ATP का हाइड्रोलिसिस होगा, ATP जो है यहाँ पे यूज होगा, कंज्यूम होगा। और जब यहाँ पे भी पोटेशियम आ रहा है तो लो कंसंट्रेशन से हाई में आ रहा है तो ATP का यूज होगा। इस तरीके से यहाँ पे ATP जो है यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो ये बताइए कौन सा ट्रांसपोर्ट है, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। अगर एरो से बताइए, एरो के माध्यम से पूछ रहे हैं। एक्चुअली ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हम लोग अभी प्राइमरी पढ़ रहे हैं, तो अगर एरो से देखें तो अपोजिट है, यानी कि एंटी ट्रांसपोर्ट आप कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हाउ द ट्रांसपोर्ट इज टेक्स प्लेस इन द सोडियम पोटेशियम पंप, कि व्हेन 3 सोडियम आयन आउट देन 2 पोटेशियम आयन इनसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ATP, यानी कि ATP का हाइड्रोलिसिस होगा तब ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्यों ATP का हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि यहाँ लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रहा है। जो सेल
होते हैं, जो प्रत्येक सेल होते हैं उस वहाँ पे सेल के अंदर जो पोटासियम आयन का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ द आउटर साइड आयंस। तो क्यों कंपैरिजन के बेसिस पे इसको चीज़ें बतलाते हैं। जैसे सेल है, सेल के अंदर पोटासियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और सोडियम का कंसंट्रेशन कम होगा, जबकि जब हम सेल के बाहर की बात करेंगे तो वहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा लेकिन पोटासियम का कंसंट्रेशन कम होगा। तो ये जो है, जो ये वाला जो चीज़ें हैं वो मेंटेन करती है इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी। जब पोटासियम आयन अंदर ज़्यादा होने के कारण जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है वो नेगेटिवली होता है, ज़्यादा नेगेटिवली होता है। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो जो सोडियम पोटासियम पंप है वो पंप की तरह काम करेगा। सोडियम पोटासियम पंप क्या करेगा? पंप की तरह काम करेगा। और ये एंजाइम एटीपेज की तरह भी काम करता है। 25 से 35% से भी ज़्यादा हमारी बॉडी में जो एटीपी है वो यूटिलाइज होता है इस पंप में। ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो 25 से 30% से ज़्यादा एटीपी वो किस काम में यूज हो जाता है? पंप करने के काम में यूज हो जाता है। ठीक है, अब सोडियम पोटेशियम पंप नॉर्मल ये सब फंक्शन कर रहा है, लेकिन यदि इसको इनहिबिट कर दिया जाए, इसके इनहिबिटर्स जो है आके रोक दिया जाए। जैसे कि क्या होता है कि लाइफ में जब कोई आगे बढ़ रहा होता है तो कुछ लोग होते हैं जो कि उसको क्या करते हैं कि मतलब इस तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो जैसे कि दो दोस्त की कहानी ही बता देते हैं। एक दोस्त है ठीक है जो कि पढ़ना चाहता है, मतलब लाइफ में कुछ करना चाहता है। ठीक है, मतलब जिंदगी में कुछ करना चाहता है। तो दूसरा दोस्त है पबजी खेलने वाला। क्या खेलने वाला? पबजी खेलने वाला। तो ये क्या करेगा कि बोलेगा कि अरे क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा है? नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, आओ बैठ करके पबजी खेलते हैं, एकदम चिल मारो। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपनी संगति में इसको भी बिगाड़ लेगा। संगति का असर ये इसको बिगाड़ लेगा। ये बेचारा जिसके मन में कुछ सपने थे, कुछ करना था, मेहनत करना चाहता था, ये अब इसके कारण क्या करेगा? ये इसको जो है पबजी में लगा दिया, तो ये भी पबजी खेलने लगा। तो एक ऐसा दोस्त जो कि क्या किया, दूसरे को इनहिबिट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इसके जो कुछ दुश्मन होते हैं जो कि इसको इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप को। कौन है इसके दुश्मन? जरा चलिए देखते हैं। तो क्वेबिन, ठीक है, एंड पैलिटॉक्सिन। क्वेबिन और डिजिटेलिस, ठीक है, क्वेबिन और डिजिटेलिस सोडियम पोटेशियम पंप का इनहिबिटर्स है। डिजिटेलिस को डिगॉक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 इनहिबिटर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप के। कौन कौन से? क्वेबिन एंड डिजिटेलिस, जिसको कि डिगॉक्सिन कहते हैं, एंड पैलिटॉक्सिन है। तो क्वेबिन और डिजिटेलिस या डिगॉक्सिन क्या काम करता है, कैसे इनहिबिट करता है? तो ये हमारा जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है वहाँ पे जो है ये अल्फा सब यूनिट के डीफॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है? अल्फा सब यूनिट के डीफॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट कर देता है। यानी कि जब अल्फा सब यूनिट में फॉस्फोराइलेशन होता है, ये हम लोगों ने डील किया। डीफॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट को हटाना, रिमूव करना। तो यहाँ पे क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को। कहाँ पे? अल्फा सब यूनिट पे। तो क्वेबिन और डिजिटेलिस जो है या डिगॉक्सिन जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड में क्या करेगा? अल्फा सब यूनिट के डीफॉस्फोराइलेशन को क्या कर देगा? ये इनहिबिट कर देगा। राइट, अब आते हैं पैलिटॉक्सिन पे। तो पैलिटॉक्सिन क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पंप को कन्वर्ट कर देता है नॉन स्पेसिफिक चैनल में। एक्चुअली जितने भी मतलब जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? स्पेसिफिक है। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक कुछ उसका मीडिएट है जिसके थ्रू वो काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पंप को कन्वर्ट करके नॉन स्पेसिफिक चैनल बना देता है। ठीक है, चैनल बना देता है, यानी पैसिव चैनल। ठीक है, चैनल बना देता है, जिसके रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है? जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बोथ आयंस का
एंड जिसके कारण जो ग्रेडियंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अब जब सोडियम पोटेशियम पंप जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की ओर हो गया, नॉन स्पेसिफिक चैनल में कन्वर्ट होकर पैसिव ट्रांसपोर्ट करने लगा, तो क्या हो गया, ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा अगेंस्ट की जगह पे। तो ग्रेडियंट डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। अब हम लोग ये सेकेंड पॉइंट को हम लोग डील करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे। हाँ, तो ये देखिए, ये है सेल, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये है सेल। सेल का ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का ये अंदर वाला भाग है और ये आउटर साइड वाला भाग है, यहाँ लिख देते हैं। और ये है इनर साइड। तो इनर साइड में सोडियम जो होता है 50, सोडियम आयन 15 mm होता है, यानी मिलीमोलर, ठीक है, जबकि पोटेशियम आयन क्या होता है 140 मिलीमोलर। तो जो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका ज्यादा दिख रहा है, सोडियम का कि पोटेशियम का, बताइए किसका दिख रहा है। यहाँ पे पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा दिख रहा है सेल के अंदर, जबकि हम सेल, यहाँ पे सेल के अंदर दो चीज गौर कीजिए, क्या होता है सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन कितना है, मात्र 15, पोटेशियम का कंसंट्रेशन कितना है, मात्र मतलब 140। तो 140 है यानी कि 140 है, इसका मतलब यहाँ कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, सोडियम या पोटेशियम का, पोटेशियम का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है। अब हम सेल के अंदर देख लिए, सेल के बाहर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सेल के बाहर जो है सोडियम आयन का कंसंट्रेशन 140 है, बट पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 5 मिलीमोलर है। तो यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन आउट ऑफ दिस ज्यादा है, यहाँ पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सेल के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला कि पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो सेल के अंदर ज्यादा होगा एंड सोडियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर जो है वो ज्यादा होगा, राइट। तो ऐसे में यहाँ पे हम कहते हैं कि जो इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो नेगेटिव होता है, मोर नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो नेचर होगा एनवायरनमेंट का वो कैसा होगा, मोर नेगेटिव होगा, राइट, मोर नेगेटिव। क्यों, तो ये कंपैरिजन बेसिस पे है कि आउटर साइड में जो आयंस प्रेजेंट है, वहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट है, जैसे कि आपको आउटर साइड की बात करें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, तो जैसे कि मान लीजिए सोडियम आयन, तो आप देख ही रहे हैं कि सोडियम आयंस जो है वो हाई होता है सेल के बाहर। उसके बाद दूसरा बात करें तो क्लोराइड आयन जो होता है वो हाई होता है, राइट। तीसरा जो हो गया Mg+2 आयन जो होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट जो है कैल्शियम आयन जो है वो हाई होता है। उसके बाद जो है H+ आयन जो होता है वो हाई होता है। तो इन सब के कंपैरिजन में यदि बात करें, यानी सेल के बाहर इन सब का कंसंट्रेशन जो होता है, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो सेल के बाहर इन सब का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि बाहर जो होता है वो लेस नेगेटिव होता है और अंदर जो होता है वो मोर नेगेटिव होता है, ठीक है। बाहर लेस नेगेटिव, अंदर मोर नेगेटिव होता है, क्योंकि ये सारे आयंस अंदर में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और जो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। दैट्स वाई जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट होता है दैट्स आर मोर नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके। चलिए, और यहाँ पे देखिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज हम लोग देख रहे हैं, तो कैसे काम कर रहा है। ये है आपका ब्लू कलर का जो दिख रहा है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। देखिए यहाँ पे जो है एटीपी का हाइड्रोलिसिस कर रहा है एंड दे आर गेटिंग कन्वर्टेड एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, 3 सोडियम को इस सेल से बाहर लेके जा रहा है, देन 2 पोटेशियम को सेल के अंदर लेके
आ रहा है, राइट। तो आई थिंक आज जो है आप लोग को समझ आया होगा, मतलब आज की जो चीज़ें हमने डील की है वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं इसके आगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ आपको कोई दिक्कत होता है, कोई क्वेरीज है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। विद्या इंस्टीट्यूट चैनल टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी। और आपको डाउट है, आप डाउट जो है विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली चैनल है जहाँ पे आप अपना डाउट जो है वो दे सकते हैं और उस डाउट को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, ठीक है। और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।